बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लार्ज न्यूज़ विद फैयाज़ राजा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ आलमी मौज़ूआत पर, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मामलात में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ हो रही हैं, जिसके यकीनन पाकिस्तान की सियासत पर भी गहरे असरात पड़ते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी, इस्लामाबाद के मशहूर डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट। इस्लामाबाद में जितनी भी सफारती एक्टिविटीज़ हैं, उनके ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। खुशामदीद ईसा। थैंक यू फैज़। अच्छा ईसा, हम बात ये करेंगे पाकिस्तान में इसके ऊपर जो है वो काफ़ी बात हो रही है मॉडर्न सऊदी अरब के हवाले से और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज़। हमारे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए हमें ये बताइए कि बेसिकली ये कंसेप्ट है क्या मॉडर्न सऊदी अरब का, और क्यों ये ज़रूरत पेश आई शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को जो है इस हवाले से इकदाम की। देखिए फैज़, अगर आप हिस्ट्री देखें सऊदी अरेबिया की और वहाँ पर जो मोनार्की है, वहाँ पर जो किंगडम का कॉन्सेप्ट है, एक रॉयल फैमिली है, हाउस ऑफ सऊद है जो रूल करता आ रहा है। 1932 में किंगडम बनती है। उस वक्त अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद वो किंग होते हैं। उनके अभी तक जो 1953 में उनकी वफ़ात के बाद से पहले इब्ने सऊद बने, फिर शाह फैसल, फिर शाह खालिद, फिर शाह फ़हद, फिर शाह अब्दुल्ला, उसके बाद अब शाह सलमान है। ये सारे उनके बेटे हैं। यानी कि 1953 के बाद से एक के बाद दूसरा भाई बनता आया है सऊदी अरब का फरमारवा। अब तारीख़ में सऊदी अरब के जो मॉडर्न डे सऊदी अरेबिया हम देखते हैं, उसमें पहली मर्तबा है कि ये जो पावर है ये थर्ड जनरेशन में ट्रांसफ़र होनी है। अब्दुल अज़ीज़ सऊद के किसी पोते के पास जानी है ये पावर किंगडम की, अगर ये सिस्टम इसी तरीके से रहता है। फिर इसके साथ साथ साइड बाय साइड किंगडम के साथ एक यूँ समझें कि विद इन दी हाउस ऑफ सऊद एक टसल चलती रही है कुछ ऐसे शहज़ादों की जो कि मुनारकी पे, बादशाहत के सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं रखते थे। उन्होंने एक फ्री प्रिंसेस मूवमेंट बनाई, चलाई, और आप उसकी अगर हिस्ट्री देखेंगे कि बहुत सारे शहज़ादे उसका हिस्सा रहे। हत्ता कि जो बात की जाती है उसमें जो तुर्की सेकंड है, तुर्की सानी, जो इनकी सबसे पावरफुल कबीला है सुधेरी, हस्सा बिनते अहमद अल सुधेरी और अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के जो बच्चे हैं, वैसे यानी कि जो नोन हैं उनके बारे में ये कहा जाता है अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के बारे में कि उन्होंने लगभग 20 शादियाँ सऊदी अरब में, मॉडर्न डे सऊदी अरेबिया की बुनियाद रखते हुए उस दौरान 20 पावरफुल कबीलों में की थी। यमन में उससे पहले उनकी शादियाँ और थीं। जो उनके नोन हेयर्स उस वक्त बेटे हैं, मेल हेयर्स, उनकी तादाद लगभग 37 है, जिनके बारे में आपको बाकायदा हवाला जात मिलते हैं। उन 37 में से जो 7 भाई हैं, सुधेरी 7, वो सबसे पावरफुल थे। इवन उनमें से जो प्रिंस तुर्की हैं, तुर्की बिन अब्दुल अज़ीज़, तुर्की सानी बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद, वो भी, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो फ्री प्रिंसेस मूवमेंट का हिस्सा थे। वो कायरो में उन्होंने अपना पहले एक हेडक्वार्टर बनाया था मुख्तलिफ दुनिया की जगहों के ऊपर। तो ये जो स्ट्रगल साइड बाय साइड चलती रही है, अभी भी अगर आप हाउस ऑफ सऊद को देखें तो लगभग 120 से 130 के दरमियान ऐसे शहजादे हैं जो कि सऊदी अरब की पावर स्ट्रगल में आज भी मैटर करते हैं। और मोहम्मद बिन सलमान को या तो उन्हें अपने साथ में लाना है या उनको बंद करना है। बादशाहत ऐसे ही चलती है। तो उस सारे वक्त के दौरान जो एक यंग पॉपुलेशन है, जो यूथ है सऊदी अरेबिया की, 30% जो 60% जो पॉपुलेशन है सऊदी अरेबिया की, वो अंडर द एज ऑफ 30 है, यंग पॉपुलेशन है। और आज के जो माहौल है उसमें सऊदी अरेबिया जिस तरीके से चल रहा है, उसको उस तरीके से कायम दायम रखना बहुत मुश्किल है। कुछ शख्सी आज़ादियाँ हैं जो आपको देनी है आज के हिसाब से। तो एक जो मॉडर्न डे सऊदी अरेबिया का कॉन्सेप्ट मोहम्मद बिन सलमान ने इंट्रोड्यूस करवाया, उससे उनकी जो पॉपुलैरिटी है, एक तो ये कि वो ख़ुद उनकी एज 34 ईयर्स ओल्ड, एक 34 साला शहज़ादा है जो पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा है। एक तरफ उनके ऊपर तनकीद, हम अगर टुवर्ड्स द कोर्स ऑफ आर डिस्कशन हम उनके ऊपर वो भी चेक करेंगे कि कौन कौन से उनके ऐसे इकदाम हैं जिनसे उनकी पॉपुलैरिटी कम होती है। लेकिन जो मॉडर्न डे सऊदी अरेबिया का कॉन्सेप्ट है वो ये कि इस वक्त सिंगल हैंडेडली सऊदी अरेबिया की पूरी मईशत जो है उसका इन्हसार तेल पर है, तेल की एक्सपोर्ट के ऊपर, ऑयल एक्सपोर्ट्स पर है। अगर वो मामला ख़राब होता है, उसमें कोई कमी आती है, तो सऊदी इकॉनमी सर्वाइव नहीं कर सकती। जो हालिया आप पूछ बिल्कुल ईसा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले देखते हैं कि दो किस्म के चैलेंजेस होंगे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को, कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल। अगर इंटरनल चैलेंजेस हम देखें तो जो कि पाकिस्तान के साथ भी जो है वो जुड़े हुए हैं, और पिछले दिनों इस पर खासी एक बात भी होती रही कि अचानक एक लहर शुरू हुई मुस्लिम अरब कंट्रीज़ की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, और लोग जो हैं वो सऊदी अरब के किरदार की इस हवाले से बात करते हैं कि उनकी मर्ज़ी के बगैर जो है वो ये नहीं हो सकता। तो क्या ये भी उसी जदीद सऊदी अरब की पॉलिसी का कोई हिस्सा है? देखिए, जो सऊदी अरब है उसकी मर्ज़ी के बग़ैर
जीसीसी जो है आपका, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अरब लीग है और ओआईसी, ये 3 मेजर नोन बड़ी तंजीमें हैं अरब एंड मुस्लिम स्पीकिंग यानी कि मुस्लिम कंट्रीज़ की। इनके जितने भी फैसले होते हैं वो सऊदी अरब उनको अगर डिक्टेट नहीं भी करता, उसके पास वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके पास बाकायदा वीटो का वो इख्तियार है कि जिसकी मर्ज़ी के बगैर फ़ैसला नहीं हो सकता। तो ये बहुत सारे लोग अब ये समझते हैं कि इसराइल को जो तस्लीम करने के हवाले से यूएई का स्टेप है वो इन लाइन विद सऊदी अरेबियाज़ पॉलिसी है, और उसकी हमें अक्कासी नज़र आती है जब सऊदी अरब फ्लाई करना अलाउ कर देता है जहाज़ को सऊदी अरब से। आपका जो एल आल एयरलाइन है उसका तैयारा, इजरायली तैयारा, वो फ्लाई करके जाता है, लैंड करता है अबू धाबी में, फर्स्ट एवर कमर्शियल फ़्लाइट जो कि अलाउ की गई इसराइल से यूएई के दरमियान। उसके बाद जो सेकंड इन लाइन आता है वो बहरीन है। अब बहरीन, मनामा, आप उसको नक्शा उठा के देखें, एक छोटा सा मुल्क है, एक छोटा सा जजीरा है। वहाँ की हिस्टोरिकली जो वहाँ पर अब पॉपुलेशन का आप वो देखें तो उसमें मेजॉरिटी शिया पॉपुलेशन की है, जो कि ईरानियन जो पॉलिसी है उसको ज़रूर मुकद्दम समझते हैं। ईरान की पॉलिसी इसराइल के हवाले से वाज़ेह है। अगर आपकी मैस पॉपुलेशन जो है, ज़्यादातर आबादी, वो इसराइल के ख़िलाफ़ है और इसराइल को तस्लीम करने के हक़ में नहीं है, और फिर भी आपके हुक्मरान ये कर पाते हैं, तो इस वजह से कि उनको ज़ाहिर है कि सऊदी जो रॉयल फैमिली है, जो सऊदी मोनार्क्स हैं, उनकी आशीर्वाद हासिल है। तो सऊदी अरब का ऑब्वियसली किरदार तो है इसमें। अच्छा ईसा, ये मुझे बताएं कि ये ऐसे चैलेंजेस हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के जो कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के साथ भी जुड़े हैं, और आप देखें कि एक सऊदी अरब के हवाले से, या क्योंकि वहाँ जो है वो खाना काबा भी वहाँ पे मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तीन मकाम, वहाँ पे पाकिस्तानियों के जज्बात एहसास भी खासे वहाँ पे जुड़े हैं। पाकिस्तान खासा जो है वो डिपेंडेंट भी रहा सऊदी अरब के ऊपर माजी में, माली लिहाज से भी, तेल के लिहाज से भी। तो यकीनन पाकिस्तान के ऊपर भी इस हवाले से जब आया प्रेशर, तो लोगों ने इस यहाँ पे भी बात की कि पाकिस्तान भी क्या तस्लीम करने जा रहा है। तो लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा हुए कि जो इसराइल को तस्लीम करने का मामला है वो क्या सिर्फ इखलाकी पोजीशन है पाकिस्तान की, या इसमें कोई टेक्निकल इशू भी है कि जो पाकिस्तान उससे स्विच कर जाएगा अगर पाकिस्तान कबूल करता है? अच्छा फयाज़, इसमें ना एक चीज़ जिसको मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ। देखें, जब हमारे बहुत सारे लोग इसको डिस्कस करते हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए बहुत किया, आप जिस वक्त पलड़े में रखते हैं ना, जब आप इसको एक तराजू में रख के तोलते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पाकिस्तान ने किया है ना सऊदी अरब के लिए, वो सऊदी अरब के लिए कोई और नहीं कर सकता था। सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के लिए किया वो कोई और भी कर सकता था। जो उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, जो उनकी सरहदात का तहफ़्फ़ुज़ है, और जो इस वक्त किंगडम कायम है, वो बड़ी ही नाजुक किस्म के सुतून हैं, वो गिर सकते हैं। आप इस वक्त जाके इंटरनेशनल मीडिया को पढ़ें, अक्रॉस द बोर्ड लोग आंखें लगा के बैठे हैं कि ये वक्त आने वाला है वो जब कोई म्यूटनी होगी, कोई वहाँ पर खलफशार होगा, खाना जंगी होगी, या इस किस्म के मामलात होंगे। उस सारे मामले में कौन है सहारा? ऑन ग्राउंड उसको अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो पाकिस्तान की वहाँ पर एक मिलिट्री प्रेजेंस भी है, और पाकिस्तान उसके हवाले से कहता भी है कि हम वहाँ पर जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को ख़राब नहीं होने देंगे। तो यमन से जो उनको तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर प्रेशर आया सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान पे, तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि कोई टेक्निकल इशू भी है पाकिस्तान के लिए अगर उसको तस्लीम करता है, या सिर्फ एक अखलाकी या मॉरल ग्राउंड है? देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं। अगर तो आप इसका ये मोरल आस्पेक्ट देखें जो कि ज़्यादा मैटर करता है, आपको कोई भी फ़ैसला करने के लिए हो सकता है आप कहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान ये फ़ैसला कर लेते हैं कि इसराइल को तस्लीम करना है, अनाउंस कर देते हैं। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप ये मेरी बात लिख के रख लें। इमरान खान ये फ़ैसला करें, इमरान खान की सियासत ख़त्म। पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियन ये फ़ैसला करेगा कि इसराइल को तस्लीम करना है 2 स्टेट सोल्यूशन मीट होने से पहले, इसराइल को तस्लीम करने में मसला नहीं है। लोगों को ये लगता है कि जैसे इसराइल जो है वो बस बिल्कुल हमारा, देखें अगर 1967 के बॉर्डर्स, उसके अलावा जो ईस्ट यरूशलेम है वो एज कैपिटल ऑफ आज के फ़लस्तीन के, उसकी आज़ाद रियासत जो है उसमें गोलान हाइट से अपना कब्ज़ा छोड़े, वेस्ट बैंक और गज़ा की पट्टी, ये मामला हल हो जाए तो फिर इसराइल को तस्लीम करने में वो नहीं। हाँ, आप मौजूदा सूरत हाल में तस्लीम कर लें, उसका टेक्निकली मैं आपको बताऊं, फिर पाकिस्तान अपना ग्राउंड लूज़ कर जाता है। कश्मीर पे भी फिर आप अपना मौक़िफ़ जो है उसको नहीं रख सकते। उस पर भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, उधर भी वो मौजूद हैं। उधर भी हक़ खुद इरादियत की बात है
उस इलाके के लोगों की बात है, जो वहाँ के आदिवासी हैं, जिनको इंडिजिनस कहा जाता है। कश्मीर में भी यही मामला है। हम क्यों कहते हैं कि क्या कश्मीर में जो है वो डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, आबादियाती तनासुब तब्दील कर रहे हैं, आप वहाँ पे डोमिसाइल लॉ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आप हिस्टोरिकली आज से 200 साल पहले आप कोई भी बंदा, अब तो बड़ा आसान है, गूगल में जाएं, टाइप करें इसराइल की आप हिस्ट्री लिखें, उसमें 200 साल पहले या 150 साल पहले उठा के देख लें, 6000 ज्यूज रहते थे यहाँ इस एरिया में, जहाँ पर आज आपको इतनी बड़ी आबादी नज़र आती है। और फिर उनका एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है। आप उठा के देखेंगे इसराइल का रकबा कितना है। उनके एक तरफ मेडिटेरेनियन है, एक तरफ उनके इजिप्ट है, उनके एक तरफ जॉर्डन है। उनको जो एक्सेस चाहिए बहिरा अहमर से, तो एक ग्रेटर इसराइल का एक कॉन्सेप्ट तो मौजूद है। दे डेस्परेटली वांट के 22 जो स्टेट्स हैं साउथ, जो अरब स्पीकिंग स्टेट्स हैं, वो उनको एक्सेप्ट करें और उनको थोड़ा सा ओपन अप होने का, इन एरियाज़ में जाके सेटल होने का, इनके साथ बिजनेसेस करने का उनको मौका मिले। आप इब्रानी ज़बान में उन्होंने ट्वीट किया था नेतन्याहू ने, उसने कहा था मैंने तो खुद नहीं सोचा था कि लैंड को ट्रेड किए बगैर ये सब कुछ मुमकिन है, जो इसराइल जो एक्सेप्ट किया जा रहा है बहरीन और यूएई की तरफ से। उसने कहा हमारे पास तो बड़ी अब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, पूरा ईस्ट हमारे लिए खुल गया है। फार ईस्ट एशिया में आपकी जितनी भी फ़्लाइट्स हैं, ट्रैवलिंग है, वो ईजी हो जाएगी। पहले आपका एक जहाज़ है, उसने पूरा चक्कर लगा के 3, साढ़े 3, 4 घंटे कम, वो उनकी कमर्शियल वायबिलिटी नहीं बनती उनकी परवाज़ों की, उनकी ट्रेड की कमर्शियल वायबिलिटी नहीं बनती। हर चीज़ आपको जो है वो आपकी पूरी लिविंग ही महंगी हो जाती है। जिस वक्त आप ये कह रहे हैं कि टेक्निकली जो है वो पाकिस्तान के जो स्टांस है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, उसके ऊपर असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। फिर आप मॉरली, आप ना मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े हो सकते हैं, ना टेक्निकल ग्राउंड्स पे खड़े हो सकते हैं, ना आप यूएन रेजोल्यूशंस को फिर आप इंसिस्ट कर सकते हैं कि माना जाए। आप इसी तरीके से फिर ना ही आप किसी की इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर हिमायत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ईसा, आपके वक्त का